नमस्कार एवरीबॉडी। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में भूगोल विषय के अंतर्गत संसाधन एवं विकास अध्याय पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि संसाधन कहते किसे हैं या संसाधन होते क्या हैं। तो देखिए, संसाधन जो प्रकृति है, उस प्रकृति में जो भी प्रकृति के द्वारा निःशुल्क उपहार स्वरूप हमें कुछ वस्तुएं प्राप्त हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। संसाधन अपने आप में होते नहीं है, बल्कि संसाधन बनाए जाते हैं। संसाधन बनाए जाते हैं प्रयोग तकनीक के द्वारा। उन साधनों को उपयोग में ला करके उन्हें हम संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं। संसाधन, अब संसाधन देखा हमने, संसाधन के हम प्रकार की बात करते हैं। तो संसाधन कई आधार पर हमने देखा कि संसाधनों को हम कई प्रकार से कई रूपों में विभाजित करते हैं। जैसे संसाधनों को हम देखते हैं कि संसाधनों के प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। अब बात करते हैं कि जैविक संसाधन है क्या। जैविक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति में हमें प्राप्त हैं और जिन संसाधनों में अपनी एक प्रकार से जान होती है, जैसे मनुष्य, वनस्पतियां, जीव जगत आदि। अजैव संसाधन दूसरे अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति में एक तरह से मूर्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे चट्टाने हैं या दूसरे प्रकार की धातुएं आदि, जिन्हें हम अजैव संसाधन के रूप में जानते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के संसाधन हैं। दूसरे नंबर पर देखते हैं हम समाप्तता के आधार पर। समाप्तता का मतलब है कि उनका जीवन कितना है, कितने समय तक वो उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो इसमें भी दो प्रकार के संसाधन है, एक नवीकरणीय और दूसरे अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनको हम एक बार प्रयोग में लाने के बाद पुनः प्रयोग में ला सकते हैं, अर्थात जिनको हम एक प्रोसेस के रूप में देख सकते हैं। जैसे जल कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, सौर ऊर्जा कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। ये सब हमारे नवीकरणीय संसाधन होंगे। इसके विपरीत अनवीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, जैसे आपके पेट्रोल, डीजल या दूसरे प्रकार के और भी संसाधन है। तीसरे हमारे सीमित के आधार पर होते हैं। सीमित का मतलब होता है मालिक। इन संसाधनों पर किसका हक है, कौन इसका मालिक है। तो इसके आधार पर हमने संसाधन देखे, वो हमें तीन प्रकार के देखे। इसमें एक चीज छूट गई है, निजी संसाधन। तो निजी संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का अपना एक अधिकार होता है, वो निजी संसाधन कहलाते हैं। जैसे सरकार के द्वारा आवंटित भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष अर्थात किसान का अपना एक अधिकार, वो आपका निजी संसाधन के रूप में आएगा। दूसरा आपका होता है सामुदायिक या सार्वजनिक का मतलब होता है सभी का, सार्वजनिक सभी जनों का, अर्थात ऐसे संसाधन जिन पर किसी क्षेत्र विशेष के विशेष समुदाय का अपने एक अधिकार होता है। जैसे आपका एक खेल का मैदान है, या आपके एक गांव के नजदीक ग्राम समाज की भूमि है, तालाब है या चारागाह, इन सभी को हम सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन के रूप में देखते हैं। दूसरे हमारे राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। इसी में एक हमारा राष्ट्रीय संसाधन से मतलब है जिस पर किसी राष्ट्र अर्थात देश का अपना एक अधिकार होता है। ये भी हम देख सकते हैं, जैसे सीमाओं के अंदर पूरा क्षेत्रफल राष्ट्रीय संसाधन के रूप में। दूसरा समुद्र में भी इसका कुछ अपना एक राष्ट्र का अधिकार होता है, जैसे हम 12 मील तक का क्षेत्र, उसके अंदर होता है 12 मील का मतलब होता है 22.6 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, उस समुद्री क्षेत्र पर किसी भी राष्ट्र का अपना एक अधिकार होता है। तीसरे हमारे होते हैं अंतरराष्ट्रीय कुछ संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन भी है जिन पर किसी देश का अपना एक विशेष अधिकार नहीं होता, बल्कि वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से उसमें कोई भी अपनी गतिविधि संचालित करते हैं। इस प्रकार हमारे ये सीमित के आधार पर संसाधन हुए। चौथे हमारे संसाधन है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर जो संसाधन है वो बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। विशेष रूप से देखा गया है कि विकास, अब बात यह आगे कि विकास के आधार पर वास्तव में विकास है क्या, कहते किसे है विकास। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो
सदियों से चलती चली आई है, और जब तक ये सभ्यता रहेगी तब तक वो अपने आगे चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, अर्थात विकास के पथ पर आगे बढ़ना अपना। इसके आधार पर जो संसाधनों को देखा गया उन्हें हमने 3 रूप में देखा है। एक है संभावित संसाधन। संभावित संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति में उपलब्ध तो हैं किंतु उनका अभी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये संसाधन इस रूप में हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, वो संभावित संसाधन है। दूसरा संसाधन विकसित संसाधन है। विकसित संसाधन वे संसाधन है जिनका हमने तकनीक के आधार पर उपयोग कर लिया है, और उपयोग करते हुए हम आज उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ला रहे हैं, वो आपके विकसित संसाधन है। अगले भंडारण है। भंडारण का मतलब है एक ऐसे भी संसाधन है जो प्रकृति में उपलब्ध तो है किंतु उनका अभी हमें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है कि ये वास्तव में है कि तो संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन उनको हम किस रूप से उपयोग में लाए, वो भंडारण के रूप में है। इसी आधार पर हमने देखा है कि संसाधन है, उन संसाधनों का मनुष्य से क्या संबंध है, वो हम आपको एक ट्रायंगल के माध्यम से बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जो संसाधन है उन संसाधनों में मनुष्य की जो क्रिया है वो अंत बिंदु पर है, मध्य बिंदु पर। मनुष्य पहले मनुष्य है, और मनुष्य जो है स्वयं, चूंकि मनुष्य भी अपने आप में एक संसाधन है, मनुष्य भी अपने आप में एक संसाधन है। मनुष्य प्राकृतिक संसाधन है, ना कि संसाधन। मनुष्य प्राकृतिक संसाधन है। अब मनुष्य के इर्द गिर्द 3 क्रियाएं होती है तभी कोई भी संसाधन उपयोगी संसाधन बनता है। प्रकृति से तात्पर्य है भौतिक पर्यावरण, अर्थात कोई भी वस्तु है जिसे हम देख रहे हैं, चाहे वो जीव जगत है, चाहे वो वनस्पतियां है, पेड़ पौधा है या जल है, कुछ भी है, वो सब प्रकृति के द्वारा दी हुई हमें निःशुल्क वस्तुएं हैं जिनको हम संसाधन रूप में प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति के द्वारा जो हमें वस्तुएं निःशुल्क प्राप्त हुई है उनका हम सीधा सीधा उपयोग नहीं करते, बल्कि उनको प्रयोग में लाकर उपयोगी बनाया जाता है, तभी वो संसाधन के रूप में आते हैं। अब प्रकृति के संसाधन जो प्रकृति है, प्रकृति से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उनके लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। इस प्रौद्योगिकी को हम तकनीक कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहती है। जब तक हम प्रकृति संसाधनों को तकनीक के माध्यम से उसके पर एक तकनीक अर्थात प्रौद्योगिकी कारखानों में ला करके उसको हम अपने उपयोग में लाने योग्य बनाते हैं, और इस प्रौद्योगिकी तकनीक को किसी एक संस्था के द्वारा संचालित किया जाता है, तभी वो तकनीक उस संस्था में तकनीक होती है, और तकनीक के लिए प्रकृति से वस्तुएं प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये एक ट्रायंगल के माध्यम से हमने देखा कि मनुष्य उसकी मुख्य बिंदु है जिसके चारों ओर संस्थाएं उपयोग में ला करके संसाधनों को उपयोगी बनाती हैं। इसके बाद दूसरा बिंदु हमारे पास संसाधनों का विकास। देखिए, संसाधन है वो संसाधन अपने आप तो है नहीं, स्वतः तो उपयोग में आते नहीं। पहले उनके लिए हम तकनीक के माध्यम से संसाधनों को प्रयोग में लाने लायक बनाते हैं, और चूंकि वैसे भी देखा गया है कि जो संसाधन है वो विकास के लिए एक रीढ़ है। जिस प्रकार से रीढ़ मनुष्य को सीधा खड़ा करता है, उसी प्रकार से विकास भी, संसाधनों का विकास भी किसी भी राष्ट्र के विकास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। संसाधनों का विकास। दूसरा, संसाधनों का नियोजन से तात्पर्य होता है, नियोजन जो है संसाधन तो आप समझते हैं, नियोजन का मतलब है एक प्लान, किस रूप में हम संसाधनों को उपयोगी बनाए। उपयोगी बनाने के लिए जो हमारा प्लान है, जिस आधार पर हम एक योजना बना करके उन संसाधनों को उपयोग में लाते हैं, वही हमारा नियोजन कहलाता है। अगर हम बिना किसी प्लान के यदि उन संसाधनों को हम अंधाधुंध उपयोग में लाते रहें तो वो भविष्य में उनके समाप्त होने की संभावना हो जाएगी, जिसका दुष्परिणाम हमारे आने वाले भावी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। अर्थात हमें संसाधनों को नियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। तीसरे, संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, संरक्षण का मतलब आप समझते हैं, संरक्षण मतलब है बचाना, एक तरह से उपयोग में लाते हुए बचाना संसाधनों को। चूंकि संसाधन सीमित हैं, उन संसाधनों को हम इस रूप में उपयोग में लाएं जिससे कि हमारा भी उनसे उपयोग होता रहे, हमारे लिए भी वो अपना महत्व देते रहें, और भविष्य के लिए भी वो संरक्षित बचते रहें। इसी में है सतत पोषणीय आर्थिक विकास। सतत पोषणीय आर्थिक विकास से तात्पर्य है, सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है
जो सतत का मतलब निरंतर चलने वाला विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब तीसरा हमारे इसी में संसाधनों के संरक्षण के संबंध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बोला है कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो संसाधन है, जेब भरने के लिए अर्थात पेटी भरने के लिए नहीं। अर्थात इन संसाधन हमारे अपने उपयोग के लिए है, ना कि उनको जेब में भरने के लिए। महात्मा गांधी ने संसाधन संरक्षण के बारे में यहाँ तक कहा है। 150